आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के ऊपर। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान पर, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान पर बात करने से पहले आज हम मनोविज्ञान पर बात करते हैं। देखिए, अगर मनोविज्ञान की हम बात करें और इसके वर्गीकरण की बात करें तो अभी तक मनोविज्ञान को शुरू से लेकर अब तक 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में, फिर मन के विज्ञान के रूप में, उसके बाद चेतना के विज्ञान के रूप में और उसके बाद व्यवहार के विज्ञान के रूप में, जो कंटिन्यू अभी चल आ रहा है। अब भी हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि ये वीडियो है, इस वीडियो में आप यूपी टेट, सी टेट और अदर स्टेट्स के जो टेट्स की परीक्षा हैं उनके लिए ये वीडियो, और साथ में जो राजस्थान में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की परीक्षा होती है उसके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में जब हम इसको पढ़ेंगे सिस्टमेटिक 1 बाय 1 तो मैं आपको बताता चलूँगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। आप उसको ध्यान दीजिएगा और उसी के साथ आइए हम देखते हैं। अगर हम वर्गीकरण की बात करें, मनोविज्ञान की मान्यताओं की बात करें या वर्गीकरण की बात करें, तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी के अंत तक इसको, जो मनोविज्ञान था, इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। जो मनोविज्ञान है यह आत्मा का विज्ञान कहलाता था। और इसके जो प्रमुख मानने वाले हैं या प्रवर्तक कहें, उसमें अरस्तु, उसके अरस्तु के बाद और डेकार्टे और रुडोल्फ गोल्की। ये गोइकिल जो थे, रुडोल्फ गोइकिल, ये 4 ऐसे नाम हैं जो आत्मा के विज्ञान के रूप में लिए जाते हैं। उसके पश्चात हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी में। जो 17वीं शताब्दी तक, जब 16वीं शताब्दी के अंत तक आत्मा के विज्ञान को नकार दिया गया, तब उसके पश्चात इसको मन के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। मन के विज्ञान के रूप में जो इसके प्रवर्तक हैं उसमें पोम्पोलोजी का नाम, पोम्पोनोजी जो थे उनका नाम फेमस है। उसके मानने वालों में लॉक हुए हैं, हॉब्स हुए हैं और कांट। ये इसके और मानने वाले हैं, समर्थक हैं, जिन्होंने जो है मनोविज्ञान को एक मन का विज्ञान माना। लेकिन 17वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ, मन के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया। तत्पश्चात जो है 19वीं शताब्दी में जो है क्या हुआ, इसको चेतना का विज्ञान कहा गया। जो 19वीं शताब्दी के अंत तक, जिसमें विलियम वुंट और टिचनर इसके प्रमुख समर्थकों में रहे। उसके बाद अगर बात करें 19वीं शताब्दी के अंत तक जो चेतना का विज्ञान था उसको भी नकार दिया गया। उसके पश्चात 20वीं शताब्दी में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और व्यवहार का विज्ञान के जो प्रवर्तक थे वो वॉटसन थे। वॉटसन ने ही जो है इसको व्यवहार का विज्ञान कहा। अब हम बात करते हैं प्रत्येक विज्ञान की अलग अलग। सबसे पहले हम बात करेंगे आत्मा के विज्ञान के लिए कि क्यों इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया और क्यों इसको अस्वीकार कर दिया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आत्मा के विज्ञान के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आत्मा के विज्ञान के रूप में। सबसे पहले जो है मनोविज्ञान को क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान कहा गया। अब बात आती है आत्मा के विज्ञान के रूप में, या इससे पहले मनोविज्ञान को ले तो जो मनोविज्ञान की जननी है वो कौन से विषय को माना जाता है, ये एक प्रश्न आता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मनोविज्ञान है उसकी जो जननी है वो दर्शन शास्त्र है। मतलब दर्शन शास्त्र से ही इस विषय की उत्पत्ति हुई है, ये माना जाता है। और अब बात आती है दर्शन क्या है। अगर दर्शन की बात करें तो दर्शन में एक लाइन है, दृश्यते अनेन इति तद दर्शनम। अर्थात दर्शन क्या है, जिसके द्वारा देखा जा सके। मतलब ये मान के चलें कि दर्शन में क्या होता है, आत्मा परमात्मा के संबंधों की व्याख्या की जाती है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इस सब चीज़ को हम किस में सीखते हैं, दर्शन में सीखते हैं। और दर्शन की हम बात करें कि दर्शन शास्त्र और क्या है, तो जो जैसे हम मान सकते हैं कि जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, उन 5 इंद्रियों के द्वारा जो चीज़ हम नहीं सीख सकते वो हम दर्शन में सीखते हैं। ये मानकर चलें। क्यों? क्योंकि इसमें हम आत्मा का, परमात्मा का, इन सब के बारे में, उनके संबंधों के बारे में व्याख्या करते हैं और उसके बारे में सीखते हैं। अगर आत्मा के विज्ञान के रूप में बात करें तो जो अरस्तु थे, एक महान दार्शनिक थे, और अरस्तु ने ही इसको क्या कहा, आत्मा का विज्ञान कहा, मनोविज्ञान को सबसे पहले। तो मैंने आपको ये बताया कि आत्मा का विज्ञान, इसके प्रवर्तक अरस्तु रहे हैं। अरस्तु ही पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा, आत्मा का विज्ञान कहा। इसके मानने वालों में 2-3 लोग और हैं, या रुडोल्फ गोइकिल का नाम जो है इसमें आता है। मेन नाम रुडोल्फ गोइकिल का आता है। रुडोल्फ गोइकिल ये एक फेमस नाम है, प्रसिद्ध नाम है।
आत्मा के विज्ञान के रूप में। इनके कह सकते हैं कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, सन 1590 में जो रुडोल्फ गोइकिल थे, इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया एक नाम की पुस्तक थी, जिस पुस्तक में सबसे पहले रुडोल्फ गोइकिल ने ही साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो किसने किया था और कहाँ किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आता है तो किसने किया था, तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी शब्द था उसका जो प्रयोग किया था रुडोल्फ गोइकिल ने किया था। और कब किया था, 1590 में किया था। और कहाँ किया था, अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। तो एक क्वेश्चन इससे ये बनता है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आत्मा के विज्ञान के रूप में ही, मैं केवल इसमें आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम में आती हैं और चीज़ें आप सब जानते ही हैं। तो अरस्तु ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था अगर हम मानव को समझना चाहते हैं तो हमें आत्मा को समझना होगा। और अगर इसके वर्गीकरण की बात करें तो दोस्तों केवल आज तक जो साइकोलॉजी शब्द है, अगर देखते हैं तो साइकोलॉजी शब्द है, इसका जो वर्गीकरण है, इसके वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने आज तक इस शब्द को वर्गीकृत किया है। पहला नाम आता है सामने गैरेट का और दूसरा नाम आता है पेम्परोजी का। ये दो ही व्यक्ति अभी तक ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस शब्द की वर्गीकृत किया है। तो आत्मा के विज्ञान के रूप में जो वर्गीकृत किया है वो गैरेट ने किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गैरेट को देखेंगे, गैरेट ने किस प्रकार जो है इसका वर्गीकरण किया है। तो गैरेट के अनुसार ध्यान रखिएगा, गैरेट के अनुसार ये वर्गीकृत है। गैरेट ने इसको वर्गीकृत किया, इसको साइकोलॉजी को उन्होंने दो हिस्सों में विभाजित किया। पहला था साइकी और दूसरा था लोगोस। ये दो वर्ड ऐसे थे इन्होंने जो है गैरेट ने इसको विभाजित किया दो अलग अलग वर्ड्स में, जहां इन्होंने साइकी का अर्थ बताया सोल और लोगोस का अर्थ बताया इन्होंने स्टडी। दोस्तों इससे मिलकर ये वर्ड बना स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल अर्थात आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। देखिए साइकी का मतलब सोल और लोगोस का मतलब स्टडी, मतलब यहां हुआ स्टडी ऑफ सोल अर्थात आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। और बात करें ना साइकी शब्द की, ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो देखिए इसको हम लैटिन भाषा का शब्द भी बोल सकते हैं। अगर ग्रीक आता है तो ग्रीक भाषा का भी शब्द है ये, या यूनानी। अगर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो ये तीनों ऑप्शन ठीक होंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो साइकी और ये जो लोगोस वर्ड है, तो ये वर्गीकरण किया था गैरेट ने किया था, आप इसका ध्यान रखिएगा। और इससे पहले जो मैं आपको बता ही चुका हूं, जो रुडोल्फ गोइकिल थे 1590 में उनकी जो पुस्तक आई थी साइकोलॉजिया, उसमें वो पहली पुस्तक ऐसी थी जिसमें सबसे पहले जो साइकोलॉजी वर्ड था उसका उन्होंने प्रयोग किया था। अब आगे बात करते हैं अगले इसके जो मानने वाले थे, समर्थक थे डेकार्टे की। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्रति एक के समर्थक है उसने कुछ ना कुछ इसके बारे में कहा है। तो मैं ये आपको हाथों बताता चलूंगा किसने क्या क्या कहा है। जैसे कि अब हम अरस्तु के बारे में थे, गैरेट के बारे में आपको, रुडोल्फ गोइकिल के बारे में बताया। इसके बाद बात आती है डेकार्टे की। डेकार्टे ने भी इसके बारे में कुछ कहा था। डेकार्टे ने कहा था कि एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने अध्ययन करते हुए कही थी कि जो आत्मा है वो क्या है। उन्होंने आत्मा को क्या खून की संज्ञा दी कि आत्मा क्या है, जो हमारा खून है वही हमारी आत्मा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको आत्मा उसको उससे छोड़कर चली जाती है, तब क्या होता है हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है और उसी दिन क्या होता है हमारे शरीर से खून भी समाप्त हो जाता है, उसमें शरीर में खून भी नहीं रहता है। तो डेकार्टे ही ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या कहा है, ये कहा है कि आत्मा ही खून है और खून ही आत्मा है। इन्होंने इस चीज की व्याख्या की है। और वहीं अगर अरस्तु की बात करें तो अरस्तु फिर वही वाली बात कहते हैं कि अगर हमें ईश्वर को समझना है, अगर हमें आत्मा को समझना है, परमात्मा को समझना है, ब्रह्म को समझना है, तो सबसे पहले हमें मनुष्य को समझना होगा। अगर हम मनुष्य को समझ जाएंगे तो हम सबको समझ जाएंगे। और इसी प्रकार जो इन्होंने
इसे जो क्या कहा, एक आत्मा के विज्ञान के रूप में संज्ञा दी। लेकिन जब जैसे जैसे समय बढ़ा, 16वीं शताब्दी आई, 16वीं शताब्दी आते आते इस जो कथन था या जो विचार था आत्मा का विज्ञान, इसको अस्वीकार कर दिया गया। कारण क्या था अस्वीकार करने का? देखिए यहां पर क्या कहा गया है, इसको आत्मा का विज्ञान, विज्ञान इसको कहा गया है। अब विज्ञान क्या होता है? सबसे पहली बात आती है, देखिए विज्ञान वो होता है जिसकी विषय वस्तु क्या होती है, प्रमाणिक हो, जो वस्तुनिष्ठ हो, और जिसकी जो विषय वस्तु है वो वैध हो। और अगर हम किसी भी चीज पर कोई मान लीजिए प्रयोग करते हैं तो बार बार वही क्या है, परिणाम वही आए। लेकिन अगर आत्मा की बात करें तो आत्मा कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिस पर हम कोई भी अध्ययन कर सकें, जिसे हम छू सकें। मतलब ये मूर्त नहीं थी, ये अमूर्त थी। तो कोई भी हम जो है इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, ना इसको देख सकते थे, ना ये छू सकते थे, और हम इसके बारे में कोई भी शोध नहीं कर सकते थे। तो ये जो विचारधारा थी, धीमे धीमे विचारधारा क्या हो गई, ये विचारधारा खत्म हो गई। और आत्मा के विज्ञान का जो नया नाम था वो किसने ले लिया? इसको फिर क्या कहा जाने लगा? इसको मन का विज्ञान कहा जाने लगा। और 16वीं शताब्दी में पूर्ण रूप से जो आत्मा के विज्ञान की जो परिभाषा थी वो नकार दी गई, और इसको जो है किस नाम से फिर जाना जाने लगा? इसको मन के विज्ञान, मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में इसको जाना जाने लगा। आगे देखिए, आगे जो कहा गया इसको मतलब पहले आत्मा का विज्ञान, उसके पश्चात क्या कहा गया? मन। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान। सबसे पहले ये आत्मा का विज्ञान था, उसके पश्चात इसको क्या कहा गया? मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में इसको संज्ञा दी गई। अब देखिए मस्तिष्क का विज्ञान इसको किसने कहा? मस्तिष्क का विज्ञान इसको कहा पोम्पोनोजी ने। पोम्पोनोजी पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इसको जो है मन का विज्ञान की संज्ञा दी। इसके समर्थकों की बात करें तो इसके समर्थकों में जॉन लॉक का नाम भी आता है। जॉन लॉक के पश्चात अगर हम बात करें तो रिचेरी का नाम आता है, और थॉमस रीड। ये जो इसके समर्थकों में पोम्पोनोजी के बाद ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जो इसके समर्थक हैं, ध्यान रखिएगा, जॉन लॉक, रिचेरी या थॉमस रीड, ये ऐसे व्यक्ति रहे जो मस्तिष्क के विज्ञान को इन्होंने समर्थन किया। अब देखिए बात आती है मन एवं मस्तिष्क के विज्ञान की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हम फिलॉसफी की बात करें, जैसे हमने आपको बताया कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो दर्शन शास्त्र से हुई है। अगर हम इंडियन कॉन्सेप्ट में बात करें तो दर्शन हम यहाँ पर दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो इंडियन फिलॉसफी और एक वेस्टर्न फिलॉसफी। जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी में जो मन है, जो वेस्टर्न फिलॉसफी में मन है उसको क्या कहा गया है? माइंड कहा गया है। ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न फिलॉसफी के अनुसार मन क्या है? माइंड, मतलब हमारा मस्तिष्क है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और आगे बात कर, पोम्पोनोजी ने जो बताया था कि अगर हमें किसी मनुष्य को समझना है तो हमें किस चीज का अध्ययन करना होगा? उसके मस्तिष्क का अध्ययन करना होगा। और मस्तिष्क का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वही देखिए, अगर इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में अगर पीछे हम देख रहे थे तो उनमें जो है अरस्तु ने क्या बताया था कि जो हमारी पांचों इंद्रियां होती हैं वो ज्ञान लिया किसे देती है? हमारी आत्मा को देती हैं, इसलिए उसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। और पोम्पोनोजी ने क्या कहा कि जो हमारी पांचों इंद्रियां होती हैं वो ज्ञान लिया किसको देती है? हमारे मस्तिष्क को देती है, माइंड को देती है, इसीलिए इसको जो क्या कहा गया? मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। अब बात करते हैं पोम्पोनोजी के वर्गीकरण की। आपको मैंने ये बताया था कि दो ही लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द को वर्गीकृत किया है। पोम्पोनोजी के अनुसार हम देखते हैं, जो पोम्पोनोजी थे, पोम्पोनोजी, मैंने आपको बताया था अभी कि गैरेट और पोम्पोनोजी दो ही ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने साइकोलॉजी को वर्गीकृत किया है। गैरेट ने उसको आत्मा के विज्ञान के रूप में वर्गीकृत किया था, साइकोलॉजी वर्ड को, और पोम्पोनोजी ने इसको किस प्रकार वर्गीकृत किया है आइए देखते हैं। जो उस वर्ड था साइकोलॉजी, इन्होंने जो है इसको वर्गीकृत किया साइकी, लोगोस
इन्होंने जो साइकिक वर्ड बताया मतलब माइंड बताया, और लोगोस का मतलब स्टडी, अर्थात इससे मिलकर क्या बना, स्टडी ऑफ माइंड, अर्थात देखिए जो आत्मा के विज्ञान के रूप में अरस्तु की बात की गई थी उसमें, या गैरेट ने जो कहा था इसको क्या कहा है, सोल कहा था, स्टडी ऑफ सोल। लेकिन यहाँ जो पेम्परोजी है, पेम्परोजी ने इसको क्या कहा, माइंड कहा। क्या मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान है या मस्तिष्क का विज्ञान है। तो यहाँ पर इन्होंने सोल की जगह माइंड कर दिया, तो इसको हम क्या कहा जाने लगा, ये मन का विज्ञान कहा जाने लगा, मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। कारण सिर्फ पीछे यही था कि जो पेम्परोजी थे उन्होंने सिर्फ यही कहा जो हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं वो किसको, कोई भी चीज है अगर संपर्क कुछ होता है, अगर उसको किसी चीज की हमें सूचना देनी है तो किसको देती है, हमारे माइंड को देनी है। कोई भी सूचना उसको हमें देती है तो हमारे माइंड को देती है। इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाने लगा, साइंस ऑफ माइंड या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। लेकिन 17वीं शताब्दी आते आते दोस्तों इस विचार को भी नकार दिया गया। कारण वही था, विज्ञान। फिर वही कारण हुआ कि विज्ञान मतलब विज्ञान क्या है, विज्ञान जिसकी विषय वस्तु कैसी हो, मूर्त हो, जिसे हम देख सके, जिसे हम छू सके, जिसमें हम प्रयोग कर सके। अगर प्रयोग करें तो बार बार हमारे वही परिणाम आए निश्चित परिस्थितियों में। लेकिन मन एक ऐसा कॉन्सेप्ट था, मन एक ऐसी चीज थी इसकी हम ना ही तो जिसको हम प्रयोग कर सकते थे इसका, और ना ही हम इसको कभी छू नहीं सकते, अमूर्त है। तो इसको जो विचारधारा थी, इस विचारधारा को भी अस्वीकार कर दिया गया। और इसके पश्चात इसको क्या कहा गया, इसको चेतना का विज्ञान कहा गया। तो आगे देखते हैं चेतना के विज्ञान के रूप में। दोस्तों आगे बात करते हैं चेतना के विज्ञान, चेतना का विज्ञान। देखिए दोस्तों इसके बाद इसको क्या कहा गया, चेतना का विज्ञान। क्योंकि आत्मा का विज्ञान, उसके बाद मस्तिष्क या मन का विज्ञान की जो कॉन्सेप्ट है उसको अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद इसको चेतना का विज्ञान कहा गया। और चेतना के विज्ञान के रूप में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है विलियम वुंड का। विलियम वुंड ये जर्मनी के निवासी थे। यही एक ऐसे व्यक्ति थे, इन्हीं को माना जाता है कि चेतना के विज्ञान के रूप में ये समर्थक भी थे और ये प्रवर्तक भी थे, ये मानकर चले। फिर विलियम वुंड थे, विलियम वुंड ने ही इसको चेतना का विज्ञान कहा है। फिर इसके बाद इसके और समर्थकों की, तो उसमें नाम आता है आपका विलियम जेम्स का, और इसके बाद विलियम जेम्स के बाद नाम आता है जेम्स ली का, जेम्स ली का नाम आता है, और वाइस का नाम आता है। ये 4 मनोवैज्ञानिक हैं जो उसके समर्थक हैं और इनका नाम लिया जाता है मुख्य रूप से चेतना के विज्ञान के रूप में। अगर अब बात आती है चेतना क्या है, देखिए जो चेतना है, अगर मान के चले कि आपके मस्तिष्क में किसी भी विषय वस्तु के प्रति कोई अगर विचार बनता है, आप किसी चीज के बारे में अगर सोचते हैं, कोई संप्रत्य हमारे मन में कोई बनता है किसी भी विषय वस्तु के बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, चेतना कहते हैं। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, हमने मान लीजिए कोई फोटो देखा, उसके बारे में जो भी हमारे मन में क्या बना, एक विचार आया, एक संप्रत्य बना, वही क्या है, एक चेतना है। इसीलिए इसको चेतन अनुभूतियों का विज्ञान भी कहा जाता है, मनोविज्ञान को। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप को हम चेतना कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मानसिक स्थिति के आंतरिक रूप को क्या कहा गया है, चेतना कहा गया है। और इसके पश्चात अगर हम आगे बात करते हैं, इसके बाद जो विलियम वुड ने क्या कहा कि हमारी इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान है वो क्या कहलाता है, संवेदना कहलाता है। और वो संवेदना क्या है, इसी संवेदना को क्या हम कहते हैं, हम चेतना कहते हैं। ये संवेदना और चेतना ये मान के चले कि एक ही शब्द है, कि किसी भी चीज को देखकर जो भी हमारे मन में कॉन्सेप्ट तैयार होता है, संवेदना होती है, वही क्या है, वही एक चेतना है। देखिए अगर बात करें विलियम वुंड की, अगर चेतना के विज्ञान की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, विलियम वुंड का नाम आएगा ही। और विलियम वुंड का नाम आएगा जो विलियम वुंड ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम 1879 में 1879 में क्या हुआ था, लिप्जिंग नगर, जर्मनी का जो लिप्जिंग नगर था,
लिप्जिंग नगर, ये जर्मनी में था और इसी नगर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में जो है पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित है। तो मनोविज्ञान की जो है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, पहली मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला स्थापित की थी इन्होंने 1879 में लिप्जिंग नगर, जो जर्मनी का एक शहर है, इसमें लिप्जिंग विश्वविद्यालय है, उसमें इसकी स्थापना की थी। और अगर वर्तमान की बात करें तो आज जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है विलियम वुंड की, और बात करें उन्होंने चेतना का विज्ञान इसको कहा है। तो चेतना के विज्ञान के लिए उन्होंने क्या किया था? देखिए, इन्होंने चेतना का अध्ययन करने के लिए अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहां से कि अंतर्दर्शन विधि, जो अंतर्दर्शन विधि है, अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक की बात आए तो इसके प्रतिपादक विलियम वुंड हैं। इन्होंने क्या किया? अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया, जिसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति अंदर की तरफ झांकना। अंतर्दर्शन का मतलब है अपने अंदर की ओर देखना, आत्मनिरीक्षण करना। तो इन्होंने क्या किया? इस विधि का प्रतिपादन किया, जिसके द्वारा क्या हुआ, जो है इस विज्ञान की जो है उत्पत्ति हुई। इसको चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। तो दोस्तों, जो विलियम वुंड थे उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो चेतना अपनी प्रयोगशाला स्थापित की थी, प्रयोगशाला में उन्होंने अंतर्दर्शन विधि अपनाई थी। वो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उन्होंने अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक भी रहे हैं, और उन्होंने उसमें चेतना का अध्ययन करने के लिए किशोर और किशोरियों को लिया। उनका ये मानना था कि ये एक ऐसी उम्र होती है कि इस उम्र में जो है चेतना सर्वाधिक होती है। शैशवावस्था की बात करें या फिर उसके बाद हम किशोरावस्था की बात करें, तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पर चेतना सबसे अधिक होती है। इसलिए उन्होंने इसको, जो लड़के थे, लड़कियां थी, जो किशोरियां थी, उनका जो है उन पर अध्ययन अपना सबसे ज्यादा किया। अब बात आई 1880 की, एक बात है जो 1880 एक ऐसा समय था जब विलियम वुंड ने एक मनोविज्ञान को क्या किया? एक नए विषय की मान्यता दिलाई। ध्यान रखिएगा, 1880 में ही जो मनोविज्ञान था एक अलग विज्ञान के रूप में, एक अलग विषय के रूप में आया। विज्ञान एक अलग विषय के रूप में आया। इससे पहले तक क्या था? ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा मानी जाती थी, जो फिलॉसफी थी उसकी एक शाखा मानी जाती थी। लेकिन 1880 में, 1880 में क्या हुआ? ये जो है एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका जो है एक दर्जा इसको मिल गया, एक स्वतंत्र विषय बन गया है, एक स्वतंत्र विषय बन गया। 1880 में स्वतंत्र विषय बना, और इसी के आधार पर क्या हुआ? जो विलियम वुंड को जो है मनोविज्ञान का जनक कहा जाने लगा। लेकिन 18वीं शताब्दी, कहेंगे 19वीं शताब्दी आते आते इसको भी क्या क्या अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो चेतना होती है, अगर हम जैसे कि आप फ्राइड की अगर बात करें तो जो सिगमंड फ्राइड हैं, उन्होंने जो माइंड है हमारे 3 हिस्सों में बांटा है, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो उन्होंने इसको अस्वीकार करने के पीछे बताया कि ये एक ऐसी चीज है जिसको हम जो है माप नहीं सकते, क्योंकि अगर हम चेतन अवस्था को मापेंगे तो फिर अर्धचेतन का क्या होगा और अचेतन का क्या होगा। और विलियम मैकडूगल जो एक अन्य मनोवैज्ञानिक रहे हैं, विलियम मैकडूगल का नाम आता है। विलियम मैकडूगल थे, इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये पुस्तक, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये प्रश्न भी आता है, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है विलियम मैकडूगल। और यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1908 में, 1908
में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। और इस पुस्तक में उन्होंने जो है चेतना को एक बहुत गलत चीज बताया, एक बहुत गलत अवधारणा बताया कि चेतना एक ऐसी चीज है ही नहीं जिसका हम जो है इसकी हम व्याख्या कर सकें या इसको हम माप सकें। तो और इस पुस्तक में ये पेज नंबर 32 पर है, ध्यान रखिएगा, पेज नंबर जो है 32 है, जिस पर यह चीज बताई गई है इस पुस्तक में, द आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी में, कि चेतना एक गलत अवधारणा है। तो इस जो चेतना का विज्ञान था, इस अवधारणा को भी जो है अस्वीकार कर दिया गया। और इसके पश्चात जो 20वीं शताब्दी आई, 20वीं शताब्दी में जो चेतना का विज्ञान की जो अवधारणा थी, ये अस्वीकार करने के पश्चात इसको क्या कहा जाने लगा, व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। तो आइए हम देखते हैं इसको व्यवहार के विज्ञान के। आगे बात करते हैं व्यवहार के विज्ञान के रूप में। देखिए, इसके जो प्रतिपादक रहे हैं वो रहे जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन को जो है व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, ये व्यवहारवाद के जनक है। और इन्होंने जो है व्यवहारवाद को जो प्रतिपादन किया था 1912-13 में, डेट थी 1912-13 में इन्होंने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था। और अगर इसके और समर्थकों की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें बीएफ स्किनर का नाम इसमें आता है। उसके साथ क्लार्क एल हल का नाम भी इसमें हम लेते हैं, क्लार्क एल हल का नाम इसमें आता है। और इसके समर्थकों की अगर हम बात करें तो इवान पी पावलोव, ये इसके समर्थक हैं, इसमें इसका नाम आता है। और जो व्यवहार का विज्ञान था, ये जब 1912-13 में इसको प्रतिपादित किया गया। और आज भी हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही कहते हैं, क्योंकि व्यवहार एक ऐसी चीज है जिसको हम माप सकते हैं, मूर्त है, हम देख सकते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है और किन परिस्थितियों में व्यवहार चेंज हो जाता है। व्यवहार अगर अच्छा, आपके सामने सब कुछ ठीक है तो आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। आपके अगर व्यवहार अपोजिट जाता है तो आपका व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा। और विलियम मैकडूगल, ध्यान रखिएगा, जो विलियम मैकडूगल है, विलियम मैकडूगल पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, व्यवहार शब्द का प्रयोग करने वाले पहले ऐसे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं विलियम मैकडूगल। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, जेबी वॉटसन को कहा जाता है। और व्यवहार शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो किसने किया था, विलियम मैकडूगल ने किया था। इसके बाद हम बात करेंगे जो विलियम मैकडूगल थे, इनकी एक पुस्तक आई थी जो हमने इससे पहले भी अभी डिस्कस किया है, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, प्रतिपादन 1908 में हुआ था। मैंने इसको अभी आपको बताया, इस बुक को उन्होंने 1908 में लिखा था। और इस पुस्तक को हम हिंदी में अगर देखें तो मनोविज्ञान की अवधारणा कहा जाता है, मनोविज्ञान की एक अवधारणा, ये इसको हिंदी में कहा जाता है। और यही पुस्तक थी जिस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक में इन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था और इसी में इन्होंने चेतना को एक बुरी अवधारणा माना था। जो चेतना शब्द था, इससे पहले चेतना जो कहा गया है, चेतना का विज्ञान, इन्होंने इसका खंडन किया था और इसको एक गलत अवधारणा माना था। इसके बाद जो है अगर 1924 की बात करें तो 1924 में क्या हुआ था, जेबी वॉटसन की ही, जो जेबी वॉटसन हुए हैं, उनकी एक पुस्तक आई थी व्यवहार। और इसमें इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था ये जो पुस्तक थी, आपको बता दें, ये व्यवहार पर आधारित थी। उनकी पुस्तक थी व्यवहार पर आधारित थी, व्यवहार पर आधारित ये पुस्तक थी। और व्यवहार की बात करेंगे, व्यवहार क्या है, तो इन्होंने बताया ये एक ऐसी मानसिक स्थिति का, कोई भी मानसिक स्थिति जो हमारी होती है उसका बाह्य रूप है, जिसे हम देख सकते हैं, वही व्यवहार है। और हमारे द्वारा की गई जो सारी बाह्य क्रियाएं हैं वो व्यवहार कहलाती हैं, ये इन्होंने कहा। देखिए, इसके बाद जो नाम आता है वो नाम आता है इसी के अंदर विलियम वुडवर्थ का।
विलियम वुडवर्थ का नाम आया। एक डेफिनेशन लिखेंगे, फेमस डेफिनेशन भी है, और इन्होंने क्या किया है, मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में कहा। मनोविज्ञान के जो विकास क्रम था, विकास क्रम ही कहेंगे, विकास क्रम की उन्होंने व्याख्या की। व्याख्या करते हुए उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, सर्वप्रथम ये कहते हैं कि जो मनोविज्ञान था, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम क्या किया, अपनी आत्मा को त्यागा। आत्मा को त्यागा। सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान आया उसने क्या किया, अपनी आत्मा को त्यागा, और आत्मा को त्यागने के पश्चात इसने क्या किया, अपने मन को छोड़ा। मन को छोड़ा, पहले आत्मा त्यागी, उसके बाद मन को छोड़ा, और फिर अपनी इसने क्या किया, चेतना खोई। फिर क्या किया इसने, अपनी चेतना को खो दिया, और फिर क्या किया इसने अपनी, फिर लास्ट में आके इसने क्या किया, जो व्यवहार था, व्यवहार की विधि को इसने स्वीकार किया। जो व्यवहार की जो विधि थी, विधि को स्वीकार किया, व्यवहार की विधि को इन्होंने फिर स्वीकार किया। बात आती है कि मनोविज्ञान जो एक विज्ञान है, ये किस प्रकार का विज्ञान है। देखिए, विज्ञान को दो प्रकार के विज्ञान होते हैं, एक होता है विधायक विज्ञान, और दूसरा होता है नियामक विज्ञान। अब बात आती है विधायक विज्ञान क्या है और नियामक विज्ञान क्या है। देखिए, विधायक विज्ञान वो होता है जिसकी विषय वस्तु को हम ज्यों का त्यों पढ़ा दें, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, वो है विधायक विज्ञान। और नियामक विज्ञान वो विज्ञान होता है जिसमें हम जिसकी विषय वस्तु को हम परिवर्तित कर सकते हैं। ये नियामक विज्ञान के अंतर्गत आता है। और अगर मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान में एक ऐसा विज्ञान है जिसमें प्राणी, पक्षी या फिर किसी भी जानवर के हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और उसी के साथ साथ व्यवहार का विज्ञान। आज तक ये कॉन्सेप्ट लगातार चला आ रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, मनोविज्ञान का अर्थ और इसके जो वर्गीकरण है वो। और आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब